Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, आज के हम अपने सेशन में टॉप 5 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये आपके PYQ हैं, यानी विगत वर्षों में पिछली परीक्षाओं में आपके एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और उससे रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड की जा रही है वो आपसे मिस ना हो सके। क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देते हो जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती थी और इसका रिग्रेट आपको बाद में होता है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम निकालना है, 10 to 15 मिनट्स। जस्ट वॉच द वीडियो टिल एंड ताकि आपसे कुछ भी स्किप ना हो, ठीक है। एंड जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो आपका UGC नेट का एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पर आपके 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है। पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो जो हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपके पेपर 1 की कर रहे हैं, जिसको हम जनरल पेपर के नाम से जानते हैं। आप सभी के माइंड में क्वेश्चन अराइज रहता है हमेशा कि जनरल पेपर कौन दे सकता है, तो इस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। जनरल पेपर सारे स्टूडेंट्स दे सकते हैं, चाहे वो साइंस से हों, कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो। बाकी सेकंड पेपर जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होता है। इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने अभी तक डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आप सभी को पता होगा कि आपका जो UGC नेट का पेपर 1 रहता है उसके सिलेबस में 10 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। बाकी सिलेबस क्या क्या रहता है, कौन कौन सी 10 यूनिट्स होती हैं, अगर आपने हमारी सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से चेक कर सकते हैं। तो हमने डेटा इंटरप्रिटेशन आपकी यूनिट है, यहाँ से आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 10 मार्क्स में, तो उसको हमने डिस्कस किया है। 3 पार्ट्स में हमने वीडियोस देखी हैं, तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से टेबल आती है, किस टाइप से आपसे क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपसे ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा अगर आपने वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल वीडियोस हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। हमने कल भी मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। कल हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो अलग अलग यूनिट से हमने लिए थे और वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे आपके लिए। आपको खुद ही फील हुआ होगा अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी। आज ये जो क्वेश्चन है 5 बहुत इजी से क्वेश्चन हैं और कभी कभी ये इजी क्वेश्चन ही हमारे गलत हो जाते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन को लाने का मेरा मोटिव ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, क्योंकि छोटे से होते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो हम कर देंगे, बट कहीं ना कहीं डेट की वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है और हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आज हम मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये आप नंबर में 5 रहने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो UGC नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम बढ़ेंगे हम अपनी सेशन की तरफ और देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। CBCS स्टैंड्स फॉर, यानी CBCS का मतलब क्या है। तो फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियोस भी हमने सेपरेट बनाई हुई हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अगर आपने देखी हुई है तो दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है। तो देखिए, फुल फॉर्म से आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। हर साल आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में फुल फॉर्म से देखने को मिलता है और फुल फॉर्म्स कहीं से भी हो सकती है। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को कुछ इस तरह से स्टार्ट कीजिए कि कुछ भी रह ना जाए। तो सबसे पहले जब आपको पता है कि यहाँ फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करने की जगह आप एक बार ही सारी फुल फॉर्म्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड रहती हैं, आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, उनको आप एक बारी पूरा रीड कर ले, क्योंकि क्या है पूछा जाएगा तो आपके माइंड में एकदम से आ जाएगा अगर आपने पढ़ा होगा। तो हमने उस पर सेपरेट वीडियोस बनाई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। तो CBCS का मतलब क्या होता है? चॉइस बेस्ड सेंट्रल स्कीम्स, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रेडिट सिस्टम या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्स। तो देखिए, CBCS का जो अर्थ होता है वो होता है विकल्प आधारित केंद्रित प्रणाली।
क्या होता है इसका जो अर्थ होता है, अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है आपका विकल्प आधारित केंद्रित प्रणाली। ठीक है, तो ये इसका हिंदी का अर्थ होता है। तो CBCS छात्रों को क्या, ये किस लिए होता है, ये छात्रों को कोर और वैकल्पिक या कि हम कह सकते हैं साधारण या फिर कोई भी कौशल आधारित पाठ्यक्रमों वाले निर्धारित तो जो भी पाठ्यक्रम होते हैं उनमें से एक पाठ्यक्रम चुनने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो ये CBCS क्या है, ये कह सकते हैं हम एक तरह का विकल्प आधारित केंद्रित प्रणाली है, जिसमें कि जो भी कोई छात्र होता है वो अपने कोर या फिर वैकल्पिक या फिर कौशल आधारित किसी भी पाठ्यक्रम को वो अपने मन से जो है वो यहाँ पर चूज कर सकता है। तो वो आप देख लीजिए विकल्प आ रहा है यानी कि चॉइस आ रहा है, तो यहाँ हमारा सेंट्रल ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगा। जब आप विकल्प देखोगे, विकल्प का इंग्लिश मीनिंग होता है चॉइस। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे, बचेंगे हमारे पास सिर्फ A और B। दूसरा है आपका आधारित, तो ये तो वेस्ड है ही, तो सही है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा आ जाता है आपका केंद्रित। अब देखिए केंद्रित की वजह से आप गलत कर सकते हो कि केंद्रित है तो सेंट्रल जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए प्रणाली है, प्रणाली क्या होता है, सिस्टम होता है, स्कीम आपकी प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर B। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं किए हैं क्योंकि आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो आपकी इन्वायरमेंट की यूनिट 9 है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, वहाँ से आपके कभी कभी डेज पर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने अपनी साइड से नहीं बनाया है, एज इट इज़ क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन लाने का मोटिव मेरा ये है कि आप एक बारी सारे डेज जो होते हैं, कब कब कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और देखिए एक सिंगल क्वेश्चन नहीं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सिंगल क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन हैं। हाँ ठीक है, आप ऑप्शंस के थ्रू अपना आंसर सही कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शंस आपके आंसर गलत भी करा सकते हैं अगर आपने पढ़ा नहीं है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस दिन हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल डेज। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका है अर्थ डे। तो अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, UNO डे यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, आपका पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है। तो यहाँ मैंने ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं किए हैं क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ मैचिंग करेंगे कि किस दिन हम कौन सा डे मनाते हैं और आप उसको नोट कर लेंगे। तो देखिए अर्थ डे की अगर हम बात करें पृथ्वी दिवस की, तो ये प्रत्येक वर्ष आपका कब मनाया जाता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, अपना आंसर दीजिए कि किस दिन कौन सा डे मनाते हैं आपके अकॉर्डिंग, या आपने पढ़ा हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अपना आंसर। अर्थ डे जो है वो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को आप अर्थ डे मनाते हैं। यहीं 22 अप्रैल से आप याद रख लीजिए 22 मार्च, एक महीने पहले, तो एक महीने पहले आप क्या मनाते हो, तो आप वाटर डे मनाते हो, यानी कि एक महीने पहले आप जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल से एक महीने पहले आप क्या मनाते हैं, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर, UNO डे आपका 24 अक्टूबर को। दूसरा एनवायरनमेंट डे, सभी को पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस आप कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं आप 5 जून को। स्टॉकहोम सम्मेलन आपका, रियो समिट, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये आपका हुआ भी कहाँ था, इसका स्टॉकहोम सम्मेलन ही हुआ था जहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि आपका जो एनवायरनमेंट डे है मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष 5 जून को। तो ये आपका 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। दूसरा है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो हम एक बार ठीक से मैच कर लेते हैं। अर्थ डे की बात आ गई तो A, ठीक है, आप ताकि यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने। UNO यानी कि
यूएनओ मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। पर्यावरण दिवस आप मनाते हैं 5 जून को, और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन आप मनाते हैं 24 जनवरी को। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चेस अटेम्प्ट्स आर मेड टू स्टैब्लिश कंटेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशंस। इन कौन सी रिसर्चेस में से अटेम्प्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं कि निम्नलिखित शोधों में से किसमें संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना के प्रयास किए जाते हैं। सामान्यीकरण है ये, तो इनमें से किस में किए जाते हैं? फिनोमेनोलॉजी, घटना दृश्य वृत्तांत, या फिर ग्राउंडेड थियोरी आधारित सिद्धांत, या फिर सिंबलिक इंटरेक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, या फिर प्रयोगात्मक अध्ययन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। तो हम एक बारी इनको पूरे मतलब अच्छे से इनके बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, और उसके बाद हम आगे आपको आंसर यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे घटना दृश्य वृत्तांत के बारे में कि घटना दृश्य वृत्तांत क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस की, जिसको हम हिंदी में कहेंगे व्यक्तिनिष्ठ अनुभवों की, ठीक है, या फिर हम आपकी मेमोरी की बात करें, मेमोरी स्ट्रक्चर्स की बात करें, चेतना के संरचनाओं की बात करें, ठीक है। हिंदी में बताती चल रही हूं मैं कि आप इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम किसकी बात करेंगे? इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे, क्योंकि घटना दृश्य वृत्तांत का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने जो कोई इंसिडेंट्स देखा उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है, व्यक्तिगत अनुभव है जो आपने लिया, और उसको अब आप क्या कर रहे हो? डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। दूसरा चेतना की संरचना है कि आपका जो मेमोरी स्ट्रक्चर है, आप वो कितना, देखिए आपने कोई घटना देखी तो आप कितना उसको स्टोर कर पाए अपने माइंड में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो घटना दृश्य वृत्तांत में आपका एक तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस आता है यानी कि व्यक्तिगत अनुभव, और दूसरा आता है चेतना के संरचना यानी कि आपका मेमोरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी बेसिस पे ही आप घटना दृश्य वृत्तांत देते हैं। तो या फिर हम कह सकते हैं ये क्या है, ये जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और मेमोरी स्ट्रक्चर है ये दार्शनिक अध्ययन या फिर घटना विज्ञान कह सकते हैं, या फिर हम प्रतिभासवाद कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करें इसकी स्थापना, तो घटना दृश्य वृत्तांत की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ये इम्पॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए, ये पूछ लिया जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी एडमुंड हसेल ने की थी, ठीक है, एडमुंड हसेल, ठीक है। तो एडमंड हसेल ने इसकी स्थापना की थी, किसकी? घटना दृश्य वृत्तांत की। और ये घटना विज्ञान जो है ये शोधित घटनाओं के जो अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, संवेदी धारणा होते हैं, या फिर इन अनुभवों और इन धारणाओं के आधार पर समझ के गठन का जो है वो पता लगाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्राउंडेड थियरी, आधारित सिद्धांत। तो देखिए ग्राउंडेड थियरी जो है, ये जो ग्राउंडेड सिद्धांत आधारित सिद्धांत है, तो ये आपकी एक कह सकते हैं रिसर्च प्रोसेस है, एक अनुसंधान पद्धति है। क्या है? ये एक अनुसंधान पद्धति है जो सिद्धांत की पीढ़ी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत की पीढ़ी से संबंधित एक अनुसंधान पद्धति है ये। इसमें क्या होता है, इसमें एक ये क्या है, वैसे एक सामाजिक विज्ञान में एक व्यवस्थित पद्धति भी है, ठीक है। आधारित सिद्धांत जो है आपके सामाजिक विज्ञान की एक व्यवस्थित पद्धति है जिसमें कि डेटा के, इसमें क्या होता है, डेटा के व्यवस्थित एकत्रीकरण को, ठीक है, यानी कि इसको कहीं भी एक जगह आप क्या कर सकते हो, स्टोर करके रखते हो, ठीक है। तो डेटा के स्टोरेज को या फिर विश्लेषण के माध्यम से सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। मतलब अब देखिए वही आ गया ना कि आपके सामाजिक विज्ञान की, क्योंकि इतिहास में अब जब इतिहास को आप उठाएंगे तो आप देखेंगे, आपको पता चला कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में आपने जाना, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना, तो ये कैसे जाना था, आपको वहाँ पर साक्ष्य मिले थे, ठीक है, कुछ रिटन मटेरियल मिला था, तो वो क्या था, वो आप कह सकते हो कि डेटा स्टोरेज था, ठीक है। उस डेटा स्टोरेज
स्टोरेज के माध्यम से, और फिर उस पर जब एनालिसिस किया गया तो उसके थ्रू क्या हुआ, उन संस्कृति का पता लगाया गया। तो यहाँ पर ये जो आधारित सिद्धांत होता है ये आपका सामाजिक विज्ञान की व्यवस्थित पद्धति से ही होता है, और जिसमें आपका जो डेटा होता है उसके स्टोरेज और एनालिसिस के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण करा जाता है, जैसे कि किया गया था। ठीक है, इस सिद्धांत का उपयोग सामाजिक संबंधों और समूह के व्यवहार के रूप में ऐसी चीज़ों को उजागर करने के लिए किया जाता है जिन्हें सामाजिक प्रतिक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। और अगर हम बात करें इस शोध की, तो यह शोध आपका आगमनात्मक रूप से संचालित होता है। कैसे संचालित होता है? आगमनात्मक रूप से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आधारित सिद्धांत क्या होता है और घटना दृश्य वृत्तांत क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, जो कुछ भी आपने देखा और उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो, दैट इज घटना दृश्य वृत्तांत। इसकी स्थापना किसने की थी? एडमंड हर्सेल ने की थी। ठीक है, और दूसरा जो आ जाता है ग्रांडेड थियरी, तो ये एक सामाजिक विज्ञान का है, ये आप उसको याद रख सकते हो। और हड़प्पा और सिंधुघाटी सभ्यता से कि उनके बारे में हमें पता कैसे चला था, कुछ साक्ष्य हमें मिले थे, उसके थ्रू हमने जाना था। तो वो आपका डेटा स्टोरेज हो गया, और उस पर जब एनालिसिस किया गया, विश्लेषण किया गया, तब उस सिद्धांत का पता लगाया गया। ठीक है, जैसे आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, तो अब आप उस पर डेटा स्टोर करते हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर जो भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है उसको स्टोर करते हो, फिर आप डेटा स्टोर करके फिर उस पर एनालिसिस करते हो, उसका विश्लेषण करते हो, तभी तो एक सिद्धांत देते हो। जैसे कि अब आपका ग्रेविटेशनल लॉ था, तो वो कैसे आया कि न्यूटन के ऊपर एक सेब गिरा, उसने सोचा ऐसे कैसे हुआ, फिर उसने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, उनसे डेटा को स्टोर किया और उनका एनालिसिस किया, और फिर उसने पता लगाया कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिसकी वजह से ऊपर गई चीज़ नीचे वापस आती है, अर्थ की तरफ से एक फोर्स लगाई जाती है। तो ये आपका ग्रांटेड थियरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, यानी कि सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन। इसमें तो सिंबॉलिक है, यानी कि आप समझ सकते हो सिंबल की यहाँ पर बात हो रही है, कहीं ना कहीं चिन्हों की यहाँ पर बात हो रही है। तो जो प्रतीकात्मक सिद्धांत अंतःक्रियावाद है, यहाँ पर क्या होता है, इसका जो संबंध है वो आपके सोशल रिसर्च क्षेत्र से है। ठीक है, यानी कि आपके सोशल रिसर्च एरिया से है, जिसको हम सामाजिक शोध क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, सोशल रिसर्च एरिया, इसको हम क्या कहेंगे? सामाजिक शोध क्षेत्र कहेंगे। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बहुत लेंदी हो रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, मैंने अपनी साइड से क्वेश्चन नहीं दिया। तो आपसे देखिए, जब आप क्वेश्चंस को तैयार कर रहे होते हैं तो आपको ये है कि आप पूरे सारे ऑप्शंस को तैयार करें, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो, इन्हीं में से कुछ पूछा जाए, तो सारा ऑप्शंस के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मैं इसलिए बता रही हूँ, और ये एक इम्पॉर्टेंट है, दैट्स वाई। तो सामाजिक शोध क्षेत्र से ये संबंध रखता है। और अगर हम बात करें कि इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जो भी शोधार्थी होते हैं, जो भी शोध करने वाले रिसर्चर्स होते हैं, वो समाज में उपस्थित जो भी व्यक्ति हैं उनके दृष्टिकोणों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में जो भी आपके रिसर्चर्स होते हैं, समाज में उपस्थित जो लोग होते हैं, उनके नज़रिए का, ठीक है, उनके दृष्टिकोण का जो है वो अध्ययन करते हैं। अब ये अध्ययन समूह या समाज को केंद्र में रखकर किया जाता है। किसी भी एक ग्रुप को रखा जाता है कि इस ग्रुप का दृष्टिकोण कैसा है, फिर समाज का दृष्टिकोण कैसा है। ठीक है, तो व्यक्ति विशेष समाज में किस प्रकार नेविगेट करता है, इसका अध्ययन जो है वो इस सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में किया जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन आंसर है, ऑप्शन है, दैट इज प्रयोगात्मक अध्ययन, यानी कि एक्सपेरिमेंटल अध्ययन। तो ये देखिए, ये अनुसंधान की एक उन्नत विधि है, आप सभी जानते हैं। और इस विधि में जो है अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र और आश्रित चर के माध्यम से जो है कार्य करता है। ठीक है, अब रिजल्ट तो कुछ भी आ सकता है, वो एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका इंडिपेंडेंट होकर करता है। तो इस अध्ययन में ही संभक्त मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे किसी का संबंध या कुछ आपको नहीं देखना, कोई भी कंटेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन जो है वो आप यहाँ पर एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन भी जो है वो डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि किस शोध में आप संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में होता है, इसमें हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमें आंसर देगा। ठीक है, तो यहाँ यही ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर काउंसिल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स द नेशनल प्रेस डे ऑन। हर साल
प्रत्येक वर्ष जो प्रेस परिषद है वो राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाती है, या फिर उसके द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। कि फिर से आपसे डेट से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके इंटरनेशनल प्रेस दिवस की, तो ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इसलिए लाई हूँ मैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो था वो आपके विवाद में था, ठीक है, क्योंकि एनटीए ने इसके लिए कोई भी मूल्यांकन नहीं किया था। ये क्वेश्चन मूल्यांकन से बाहर रखा गया था। ये आपके दिसंबर 2020 और जून 2021 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को मूल्यांकन से बाहर इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया गया था। मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिया है, फिलहाल चेंज करके दिया है क्वेश्चन। तो एनटीए ने तो इसको मूल्यांकन से बाहर रखा था क्योंकि यहाँ पर डेट नहीं दी गई थी। दूसरी बात अब आ जाती है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, क्या 30 जनवरी, मई 30 या फिर 16 नवंबर या फिर 15 अक्टूबर। तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। अब हम इस प्रेस दिवस से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये ले लेते हैं कि भारतीय प्रेस परिषद जो प्रेस ऑफ इंडिया है, इसने जो है 16 नवंबर को ही प्रेस का कार्य जो था वो शुरू किया था। इसीलिए प्रत्येक भारत में 16 नवंबर को प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, विच न्यूज़पेपर लोगो वियर्स लेट ट्रुथ प्रिवेल। किस समाचार पत्र का प्रतीक चिन्ह लेट ट्रुथ प्रिवेल है? क्या द स्टेट्समैन का है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, द ट्रिब्यून का है या फिर द हिंदू का है? तो जो आपका टाइम्स ऑफ इंडिया के समाचार पत्र है उसका ही लोगो जो है वो लेट ट्रुथ प्रिवेल है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। मूल रूप से इसे द बॉम्बे टाइम्स या फिर जर्नल ऑफ कॉमर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द बॉम्बे टाइम्स, द बॉम्बे टाइम्स या फिर जर्नल ऑफ कॉमर्स, ये इसको मूल रूप से कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जा सकता है कि द बॉम्बे टाइम्स किस न्यूज़पेपर को कहा जाता है या फिर जर्नल ऑफ कॉमर्स किसको कहा जाता है। तो आपको याद रखना है द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर को जर्नल ऑफ कॉमर्स और द बॉम्बे टाइम्स के नाम से जाना जाता है। मूल रूप है ये इसका। और इस पेपर की स्थापना की अगर हम बात करें तो इस पेपर की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1838 में हुई थी। कब हुई थी? 1838 में टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की स्थापना हुई थी। और क्यों की गई थी इसकी स्थापना? तो पश्चिमी भारत के जो ब्रिटिश निवासी थे उनकी सेवा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसके? पश्चिमी भारत के ब्रिटिश निवासियों के लिए इस सेवा की स्थापना की गई थी। और प्रारंभ में ये साप्ताहिक रूप से 2 बार प्रकाशित होता था। स्टार्टिंग में आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि कब कितनी बार प्रकाशित हुआ था। तो स्टार्टिंग में ये साप्ताहिक रूप में 2 बार प्रकाशित होता था और उसके बाद 1851 में दैनिक बन गया। यहाँ दैनिक कब बना ये भी पूछ लिया जाएगा। तो दैनिक का आपको याद रखना है कि 1851 में दैनिक बना। स्थापना 1838 में हुई थी। तो जब स्थापना हुई थी उस टाइम पे तो ये हफ्ते में 2 बार प्रकाशित होता था, लेकिन 1851 के बाद ये रोज प्रकाशित होने लगा और 1861 में इसका नाम बदलकर टाइम्स ऑफ इंडिया रख दिया गया। तो पहले क्या था इसका नाम? पहले इसका नाम द बॉम्बे टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स था, लेकिन 1861 के बाद से इसका नाम बदलकर टाइम्स ऑफ इंडिया रख दिया गया। आई होप ये इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल रही होगी आपके लिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स हैव अ नाइस डे।